हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का जो वीडियो है उसमें हम हाफ पोर्शन जो एंजाइम्स का उसको कंप्लीट करेंगे, बिकॉज एक पर्टिकुलर वीडियो में एंजाइम को कंप्लीट करना थोड़ा टास्क जो है ट्रिकी हो जाता है, बिकॉज एंजाइम्स जो है वो अच्छा खासा बड़ा बायोमॉलिक्यूल है, तो इसको हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो जो है उसमें अप्रॉक्स हाफ पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जितना बचता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे पहले हम बायोमॉलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स, इतने सारे बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं उनको डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। पूरा कॉन्सेप्ट, सारे के सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करके पूरा अच्छे से बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। अब ये जो एंजाइम्स है बायोमॉलिक्यूल, ये लास्ट बायोमॉलिक्यूल है बायोमॉलिक्यूल चैप्टर का। उसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो भी हो जाएगा फिनिश। आई होप कि अभी तक जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स के वीडियोस गए हैं वो सारे के सारे हेल्पफुल रहे होंगे। अगर यदि कोई क्वेरी रहती है तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नाउ स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें कि एंजाइम्स होते क्या हैं। तो एंजाइम्स जो है उसको हम एज अ बायो कैटलिस्ट या फिर कैटलिस्ट, सिंपली कैटलिस्ट जो है उसके नाम से जानते हैं। अब ये जो एंजाइम्स हैं, जितने भी लिविंग सिस्टम हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उसकी बॉडी में जो रिएक्शन हो रही है, जो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वो एंजाइम्स की हेल्प से क्या होता है, फास्ट हो जाता है, जल्दी हो जाता है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन में रिएक्शन हो रही है। तो उस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, एंजाइम्स। तो एंजाइम्स जो है उनको हम एज अ कैटलिस्ट और बायो कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। जितने भी एंजाइम्स हैं, सिर्फ 2 एंजाइम को छोड़कर, 2 एंजाइम जो हैं वो ऐसे एंजाइम हैं जो कि 2 एंजाइम्स जो हैं वो एंजाइम ना होकर एक्चुअली में अदर बायोमॉलिक्यूल जो है उससे बिलोंग करते हैं। बट सारे के सारे इन 2 एंजाइम्स को छोड़कर और जितने भी सारे एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं, हमारे होते हैं प्रोटीन्स। सो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोन्यूक्लियस पी एंड राइबोजाइम। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो 2 हैं, एक्सेप्शन जो है 2 एंजाइम्स का, राइबोन्यूक्लियस पी एंड राइबोजाइम, एक्चुअली में ये कौन से बायोमॉलिक्यूल को बिलोंग करते हैं। सो ये दोनों आते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड की कैटेगरी में। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे आरएनए, ठीक है। ये जो है राइबोन्यूक्लियस पी एंड राइबोजाइम, ये न्यूक्लिक एसिड जो बायोमॉलिक्यूल है उसमें आते हैं और बेसिकली आरएनए होते हैं। इन 2 के अलावा जितने भी एंजाइम्स हैं वो क्या हैं, हमारे प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अब प्रोटीन्स में जब हमने बायोमॉलिक्यूल प्रोटीन डिस्कस किया था तो वहाँ पर प्रोटीन के स्ट्रक्चर का जो ऑर्गेनाइजेशन था उसमें हमने 4 डिफरेंट लेवल्स देखे थे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन्स में भी जो टर्शरी स्ट्रक्चर था, मीन्स टर्शरी लेवल जो था स्ट्रक्चर का, यहाँ पर आकर क्या देखा था हमने कि जो प्रोटीन है वो फुली फंक्शनल हो जा रही है, ठीक है। उसमें फंक्शनैलिटी गेन कर रही है। अब वो फंक्शनैलिटी गेन करने के साथ साथ क्या होता है कि जो प्रोटीन है उसमें एक्टिव साइट जो है उसका भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और एक्टिव साइट क्या होती है, उस पर आकर एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड करता है और रिएक्शन का जो रेट है उसको इंक्रीज कराने में हेल्प करता है। सो जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन है, और प्रोटीन में भी कौन सा लेवल है, टर्शरी स्ट्रक्चर वाला। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इस तरीके से हमारा होता है कंप्लीट कि जितने भी एंजाइम्स हैं एक्सेप्ट राइबोन्यूक्लियस पी एंड राइबोजाइम, ऑल आर प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स में भी टर्शरी स्ट्रक्चर जो है, टर्शरी लेवल जो है वो क्या है, हमारा एंजाइम की एक्टिव फॉर्म है, प्रोटीन की एक्टिव फॉर्म है, क्योंकि इसी पर प्रोटीन जो है प्रॉपर फंक्शनैलिटी जो है उसको गेन कर लेती है। उसके बाद आता है कि अगर यदि कुछ टाइप की बात की जाए या फिर
कुछ ऐसा होता है कि जो एंजाइम्स हैं उनको काम करने के लिए कुछ को फैक्टर्स को एंजाइम्स की नीड होती है, जिससे कि वो अच्छे से काम कर पाएँ और जल्दी रिएक्शन जो है उसको कर पाएँ, इंक्रीज़ करें रिएक्शन का रेट। तो जितने भी फंक्शनल एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्जुगेटेड होते हैं। कॉन्जुगेटेड कहने का मतलब ये हो गया कि कोई एक पर्टिकुलर एंजाइम है, उसके साथ काम करने के लिए, फंक्शनैलिटी गेन करने के लिए उसके साथ क्या होगा, कोई को फैक्टर होगा, उसमें विटामिन्स भी आ जाती हैं जो कि एज अ को एंजाइम काम करती हैं। अब वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो इस बेसिस पे हम देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी, जिससे वीडियो के एंड में इस पर्टिकुलर ये जो टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर, ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी है इससे रिलेटेड 2017 नीट का जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो चीज़ भी हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हमसे सेकंड पॉइंट में ये बोला है कि मोस्ट ऑफ द फंक्शनल एंजाइम, जो जितने भी मोस्टली जो फंक्शनल एंजाइम है वो क्या होते हैं, कॉन्जुगेटेड होते हैं। मीन्स उसमें एक ऐसा प्रोटीन पार्ट भी होगा, उसके साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा, को फैक्टर भी ऐड होगा, को एंजाइम भी होगा। तो ये जितना भी पार्ट होता है जिसको हम बोल रहे हैं कि ये कॉन्जुगेटेड होते हैं, तो इसको एक टर्म से हम जानते हैं होलो एंजाइम या फिर होलोजाइम के नाम से। अब ये जो होलोजाइम या फिर होलो एंजाइम है, इसमें क्या होता है, दो पार्ट मिलकर बनाते हैं होलो एंजाइम को। एक पार्ट होता है जो कि प्रोटीन पार्ट कहलाता है, जिसको हम अगेन जो प्रोटीन पार्ट है उसको क्या बोल रहे हैं, एपो एंजाइम या एपोजाइम। और एक ऐसा पार्ट होगा होलो एंजाइम का जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट होगा। अब ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है इसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है उसको कोएंजाइम को फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। सो अगर सिंपल सी लैंग्वेज में इतना ये जो डिफ़िकल्ट सा लग रहा है इसको देखा जाए, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो होलो एंजाइम है, ठीक है, ये क्या है, होलो एंजाइम, ये दो पार्ट से मिलकर बना है, जिसमें हम एपो एंजाइम बोलते हैं प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप आ जाता है। ठीक है, ये हो गया होलो एंजाइम के बारे में। एक तो ये चीज़ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इंडिविजुअली अगर बात की जाए तो एपो एंजाइम क्या है, ये वो पार्ट है जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होगा, इसको हम प्रोटीन पार्ट बोलते हैं। एपो एंजाइम को प्रोटीन पार्ट बोलते हैं। उसके बाद ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये क्या होता है, ये होता है हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट। अब ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो या फिर नॉन प्रोटीन पार्ट हो, ये दो तरीके का हो सकता है। ये क्या हो सकता है, ये हमारा ऑर्गेनिक भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्गेनिक है तो इसको हम को एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। अगर ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है जिसको हम को फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। अगर यदि मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ को एंजाइम्स की, तो जितने भी विटामिन्स होते हैं, मीन्स जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसमें B1, B2, B3, B5, B9, B12 ये सारे आ जाते हैं कोएंजाइम में। उसके बाद अगर यदि कोफैक्टर्स की बात की जाए तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स जैसे कि कोबाल्ट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज हो गया, जिंक हो गया, कॉपर आयन हो गया, तो जितने भी मेटल्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं एज अ कोफैक्टर। अब फॉर एग्जांपल कि मैग्नीज है, ठीक है, या फिर मैग्नीशियम है, या फिर कॉपर है, या फिर जिंक है, तो ये जो जितने भी कोफैक्टर्स हैं इनके साथ में मिलकर एंजाइम जो है वो प्रॉपर फंक्शनैलिटी जो है उसको गेन करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको इंक्रीज कर देगा। सो मेरे पास विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एज अ को एंजाइम एक्ट करता है, उसका एक पूरा टेबल है।
इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की बात की जाए जिसमें मैग्नीज, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, आयन, ये सारे जो हैं इनका क्या रोल है, किस तरीके से काम करते हैं, इससे रिलेटेड भी मेरे पास एक टेबल है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है ऐसा है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस का फॉर्मेशन हो सकता है और इवन होता भी है। ठीक है, आई होप कि होलो एंजाइम क्या है, प्रोटीन पार्ट नॉन प्रोटीन पार्ट मिलकर बनता है होलो एंजाइम। प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम बोलते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट को प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात की जाए तो उसमें ऑर्गेनिक भी हो सकता है, ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ऑर्गेनिक है तो उसको कोएंजाइम जिसमें विटामिन आ जाते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इनऑर्गेनिक की बात की जाए तो उसको कोफैक्टर के नाम से भी जानते हैं हम, जिसमें मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम, ये सारे के सारे कोफैक्टर्स जो हैं वो अपना अपना काम करते हैं इस तरीके से। अब चलते हैं हम अपने स्लाइड पर। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि होलो एंजाइम, मैंने क्या बताया कि प्रोटीन पार्ट होता है इसमें और नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोटीन पार्ट को हम एपो एंजाइम के नाम से जानते हैं एंड नॉन प्रोटीन पार्ट जो है उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है जिसको हम कोएंजाइम बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एंड ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है जिसको हम कोफैक्टर्स के नाम से जानते हैं, जिसमें हम मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट, ये सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप में ऑर्गेनिक कोएंजाइम है, ऑर्गेनिक की तरह एक्ट कर रहा है, जिसको हम कोएंजाइम के नाम से भी जानते हैं, तो उसका एग्जाम्पल हमने देखा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जब सबसे फर्स्ट विटामिन की बात की जाए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, जिसमें आ जाता है B1। ठीक है, ये क्या है हमारा B1, जिसको हम थियामिन के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो कोएंजाइम है वो क्या होगा, थायमीन पायरोफॉस्फेट, जिसको शॉर्ट में हम TPP के नाम से जानते हैं। अब ये क्या काम करता है, ये कौन से ग्रुप को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। डी कार्बोक्सिलेशन जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है और एल्डिहाइड ग्रुप का ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है थियामीन पायरोफॉस्फेट को एंजाइम। ठीक, उसके बाद आता है सेकंड की बात करें, जिसमें हम विटामिन B2 की बात करते हैं, जिसको राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है, जिसमें FMN जो है एज अ कोएंजाइम काम करता है। अब ये जो कोएंजाइम है ये एज अ FMN कोएंजाइम काम कर रहा है, तो इसमें कौन से ग्रुप का ट्रांसफ़र होगा या फिर किस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा, तो ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होती है, जिसको एक टर्म रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं, उसको कैटेलाइज करने का काम करता है, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करने का भी काम करता है। उसके बाद आता है विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ये अगेन FAD फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, इसमें कोएंजाइम की तरह काम करता है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, रिडॉक्स रिएक्शन जो है उसको कराने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट विटामिन, जिसको हम विटामिन B3 नियासिन के नाम से जानते हैं। इसमें कोएंजाइम जो है वो क्या है हमारा NAD एंड DPN। NAD क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड या फिर डाईफॉस्फोपाइरिडिन न्यूक्लियोटाइड, DPN बोलते हैं। ये क्या है, एज अ कोएंजाइम। अब ये क्या रिएक्शन कैटेलाइज करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन जो है उसको कैटेलाइज करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है विटामिन B6, जिसको हम पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। इसका कोएंजाइम क्या होगा, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट PLP। अब ये क्या करता है, ये करता है अमाइनो ग्रुप जो है उसका ट्रांसफ़र कराने में हेल्प करता है। ठीक, उसके बाद आता है विटामिन B7, जिसको हम बायोटिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका जो कोएंजाइम है वो भी सेम ही है, बायोटिन। अब ये किस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रुप है
उसको ट्रांसफ़र कराने का काम करता है। कार्बोक्सिलेशन जो प्रोसेस है, जो रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलेशन की, उसको कैटलाइज करने में हेल्प करता है। फिर आता है हमारा विटामिन B5। ये यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख देती हूँ कि विटामिन B5 है, जिसको हम पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसका कोएंजाइम क्या है? कोएंजाइम A होता है। ये क्या करता है? एसाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र करता है, एसाइल ग्रुप ट्रांसफ़र। नाउ लास्ट बचता है हमारा विटामिन B9, जिसको हम फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसका जो कोएंजाइम की अगर बात की जाए तो इसमें टेट्राहाइड्रोफोलेट नाम का कोएंजाइम होता है, जो कि 1 कार्बन यूनिट फॉर्माइल ट्रांसफरेज, 1 कार्बन यूनिट जो है फॉर्माइल ट्रांसफरेज जो होता है उसको ट्रांसफ़र करने का काम करता है। उसके बाद बचता है विटामिन B12। विटामिन B12 जो है उसको हम कोबैलामीन के नाम से जानते हैं, जिसका कोबैलामीन, इसका कोएंजाइम क्या होता है? डीऑक्सी एडिनोसिल कोबैलामीन। और ये क्या करता है? इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट जो है उस प्रोसेस में हेल्प करने में काम करता है। सो प्रोस्थेटिक ग्रुप में अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक है, जिसको हम कोएंजाइम के नाम से जानते हैं, तो ये पर्टिकुलर टेबल है जो जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसका एग्जाम्पल है। सो इस टेबल के थ्रू देख सकते हैं कि कौन सा कोएंजाइम है और किस रिएक्शन को, किस ग्रुप को ट्रांसफ़र कराने में हेल्प कर रहा है। अब बात आती है कि अगर यदि प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक की जगह इनऑर्गेनिक हो, तो इनऑर्गेनिक अगर होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, जिसको हम कोफैक्टर के नाम से जानते हैं, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट क्या आ जाते हैं? आयंस आ जाते हैं। सो ये पर्टिकुलर टेबल है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स जिसको नाम से जानते हैं उसकी, जिसमें क्या है कि यहाँ पर कुछ आयंस कोफैक्टर्स हैं और इसमें कुछ एंजाइम्स हैं। सो ये किस तरीके से हेल्प करते हैं? some inorganic ions that serve as cofactor for enzyme। एंजाइम के लिए कोफैक्टर की तरह काम करने वाले मॉलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक आयंस की लिस्ट है। अगर यदि हम कॉपर आयन की बात करें Cu++, ठीक है, तो ये जो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो नाम का एंजाइम है उसका क्या है? कोफैक्टर है Cu++। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ ये काम करता है। उसके बाद अगर यदि हम Fe+2 या फिर Fe+3 की बात करें तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कैटालेज, परऑक्सीडेज, ये डिफरेंट एंजाइम्स हैं, इसके कोफैक्टर हैं ये। सो ये जो डिफरेंट एंजाइम हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कैटालेज, परऑक्सीडेज, इसके कोफैक्टर क्या है? Fe+2 या फिर Fe+3। तो ये जो पर्टिकुलर एंजाइम्स हैं अपने कोफैक्टर के साथ मिलकर बहुत अच्छे से काम करते हैं, रिएक्शन का रेट जो है उसको इंक्रीज करते हैं, रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। उसके बाद आता है पोटेशियम। अब पोटेशियम जो है वो पाइरूवेट काइनेज के साथ काम करता है। उसके बाद आता है मैग्नीशियम Mg+2। Mg+2 जो है वो किस एंजाइम का कोफैक्टर है? हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज पाइरूवेट काइनेज, इसका क्या है? ये कोफैक्टर है Mg+2। उसके बाद आता है Mn+2। Mn+2 जो है वो किस एंजाइम का कोफैक्टर है? आर्जिनेज राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज का। उसके बाद MO मोलिब्डेनम, ये किसका है? डाइनाइट्रोजिनेज का कोफैक्टर है। निकल Ni+2 जो है वो यूरिएज का कोफैक्टर है। Se सेलेनियम जो है ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज का है। उसके बाद Zn+2 ये किसका है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अल्कोहल डिहाइड्रेनेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज A एंड B, इसका कोफैक्टर क्या है? Zn+2। सो इस तरीके से हमारा जो प्रोस्थेटिक ग्रुप में अगर यदि ऑर्गेनिक है तो उसके एग्जाम्पल्स देखें, अगर यदि इनऑर्गेनिक है तो उसके सारे एग्जाम्पल्स देख लिए। आई होप कि ये दोनों टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा, बिकॉज इससे इतने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे क्यों ना जाए, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा स्कोप हो जाता है एग्जामिनर के पास क्वेश्चंस को बनाने का। ठीक है, उसके बाद अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव करते हैं एंजाइम की। अब बात आती है कि जो एंजाइम की नेमिंग है, नॉमेनक्लेचर जो है, उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं।
तो इसमें क्या था कि जो एंजाइम का नेमिंग था, या फिर जिसको हम एंजाइम्स नॉमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं, तो इसमें साइंटिस्ट जो है उनके अपने अपने मिथ थे बहुत सारे, मींस डिफरेंट साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने डिफरेंट तरीके से नेमिंग की। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी घर में कोई भी छोटा न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो जैसे उसकी अपीयरेंस होती है उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया जाता है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो इस तरीके से एंजाइम्स में भी हुआ, डिफरेंट साइंटिस्ट जो है उन्होंने डिफरेंट तरीके सजेस्ट किए, पर क्या होता है कि उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, और हर स्टेट में, हर कंट्री में अगर बात की जाए तो वहाँ पर एक ही पर्टिकुलर एंजाइम को डिफरेंट नामों से जाना जाएगा। तो इस सब चीज़ को शॉर्ट आउट करने के लिए भी एक स्टैंडर्ड जो तरीका था वो अपनाया गया बाद में, लेकिन उससे पहले क्या क्या चीज़ें सजेस्ट की गई एंजाइम के नाम के लिए, तो वो हम सारी की सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने ये बोला कि जो एंजाइम है उसमें अगर यदि उसके प्रीफिक्स पे, मींस नाम के एंड में एज लगा दिया जाए, हाइड्रोलेज, यूरिएज, एमाइलेज, इस तरीके से, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। सो मैनी एंजाइम्स हैव बीन नेम्ड बाय एडिंग एज। बहुत सारे एंजाइम्स जो है ऐसे थे जिनके नाम के पीछे एज लगा दिया जाए तो उसको ना बोल दिया गया कि ये पर्टिकुलर एंजाइम है, जैसे कि यूरिएज हो गया, माइलेज हो गया, हाइड्रोलेज हो गया, इस तरीके से। फिर कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि जो उसका जो भी सोर्स है, ठीक है, उस बेसिस पे उसका नॉमेनक्लेचर, उसका नाम दिया जाए। अब सोर्स जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ से उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, निकाला गया है, आइसोलेट किया गया है, तो या फिर उसका क्या वर्किंग मैकेनिज्म है, उस तरीके से इस बेसिस पे उसका नॉमेनक्लेचर कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर यदि सोर्स वाले में हम बात करें तो पेप्सिन जो है, इसको ये क्या है, ये एक डाइजेशन एंजाइम है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो है इसको लिया गया था ग्रीक वर्ड पैप्सिस से, ठीक है। पैप्सिस जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब ही होता है डाइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से जो सोर्स है उसके बेसिस पे, या फिर बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि जो एंजाइम का फंक्शन है उसके बेसिस पे उसका नॉमेनक्लेचर कर दिया जाए, या फिर रिएक्शन, जो जिस रिएक्शन को वो कैटालाइज करते हैं उस बेसिस पे एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर कर दिया जाए। इस तरीके से बहुत सारे अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए लोगों ने, किस तरीके से नेमिंग की जाए, इस तरीके से की जाए, इस तरीके से की जाए। लेकिन इससे क्या है, ये तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होने जैसी सिचुएशन हो जाती है। तो उसके बाद क्या हुआ कि IUBN, जिसको हम फुल फॉर्म में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, इन्होंने स्टैंडर्ड नेमिंग जो थी एंजाइम्स की उसको दिया। और ये जो IUBN था, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि इन्होंने एक EC नंबर, एंजाइम कमीशन नंबर दिया, जो कि 4 डिजिट का होता है। अब उस 4 डिजिट में जो फर्स्ट डिजिट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है, ये सब हर एक चीज़ जो है अलग अलग उसको कैटेगराइज कर रही है। तो इसको देखते हैं, जो कि स्टैंडर्ड नेमिंग है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नॉमेनक्लेचर का फिनोमेना है। सो IUBN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इन्होंने स्टैंडर्ड नेमिंग जो थी एंजाइम्स की उसको दिया। अब ये जो IUBN था, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि देयर इज़ अ EC नंबर, एंजाइम कमीशन नंबर। इन्होंने बताया कि एक एंजाइम कमीशन नंबर होता है। अब ये जो एंजाइम कमीशन नंबर है, ये क्या होता है, इसमें 4 डिजिट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं, ये क्या है 2.7.1.1, या फिर ये कुछ भी हो सकती है, 1.1.1.1 भी हो सकता है, 4.2.1.1, इस तरीके से कोई भी डिजिट हो सकती है जिसमें 4 डिजिट होंगी ये। तो ये जो पर्टिकुलरली 4 डिजिट होती हैं, इसमें फर्स्ट वाली, ये जो फर्स्ट डिजिट है या फर्स्ट जो नंबर है, फर्स्ट डिजिट है, ये क्या करेगी, ये उस
पर्टिकुलर एंजाइम की क्लास को रिप्रेजेंट करेगी। और एंजाइम्स की क्लास कितनी है, 6 क्लास होती हैं एंजाइम्स की। सो इन 6 क्लास में से कौन सी क्लास है उसको ये रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट डिजिट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है 2, तो ये जो 2 है वो सेकंड क्लास जो होगी एंजाइम की उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट जो डिजिट थी, फर्स्ट जो नंबर था वो क्या करता है, डिनोट करता है क्लास को। और एंजाइम्स की कितनी क्लास होती हैं, 6 क्लास होती हैं, जो कि अभी हम देखेंगे कौन सी 6 क्लास होती हैं। उसके बाद जो सेकंड डिजिट होगा वो किसको डिनोट करेगा, उस एंजाइम की सब क्लास को। उसके बाद थर्ड वाला जो डिजिट होगा वो सब डिवीज़न को रिप्रेजेंट करेगा। और फोर्थ नंबर जो होगा, फोर्थ जो डिजिट होगी वो रिएक्शन कैटलाइज्ड जो हो रही होगी उसको रिप्रेजेंट करेगा। इसी नंबर ये एक्सप्लेन करता है। सो आई होप कि इसी नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है कि जो एंजाइम की 6 क्लास हैं, ठीक है, हर एक एंजाइम उन्हीं 6 पर्टिकुलर क्लास में से किसी एक क्लास से बिलोंग कर रहा होगा। तो वो जो 6 क्लास हैं उनके नाम देखते हैं हम। सो सबसे फर्स्ट क्लास है, अब इसमें सीक्वेंस याद रखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सो फर्स्ट क्लास जो है उसको हम जानते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज के नाम से। ये जो फर्स्ट क्लास है इसको हम ऑक्सीडो रिडक्टेज के नाम से जानते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन, अब ये किस टाइप की रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, मीन्स किस टाइप की रिएक्शन को, नाम से ही हमें समझ में आ रहा है। ऑक्सीडो रिडक्टेज मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो दोनों रिएक्शंस होती हैं उसको कैटलाइज करने का काम या फिर उस रिएक्शन को परफॉर्म कराने का काम ऑक्सीडो रिडक्टेज जो क्लास है वो सारी की सारी करती हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, अब ये टाइप ऑफ रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन को कैटलाइज करता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्राइड आयंस और प्रोटॉन आयंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफ़र है उसको कराने में हेल्प करती है फर्स्ट क्लास। उसके बाद आती है सेकंड क्लास, क्या है हमारा, ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज, ट्रांस से समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ को क्या भाई, जब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, एंजाइम्स पढ़ रहे हैं स्पेशली, तो वहाँ पर बात आएगी कि ग्रुप को ट्रांसफ़र कराने का। सो ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शन जो होती है वो किस पर्टिकुलर एंजाइम क्लास से होती है, ट्रांसफरेज जो क्लास है उसके थ्रू। हाइड्रोलेज, अब हाइड्रोलेज मीन्स हाइड्रोलिसिस से हमें समझ में आ रहा है। सो थर्ड क्लास क्या है हमारा, हाइड्रोलेज। अब ये जो हाइड्रोलेज है वो क्या रिएक्शन कैटलाइज करेगा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो होती है उसको। हाइड्रोलिसिस जो रिएक्शन है उसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप टू वाटर, फंक्शनल ग्रुप का वाटर के साथ ट्रांसफर हो जाता है हाइड्रोलेज क्लास जो है उसमें। उसके बाद फोर्थ क्लास है हमारा लाइएजेज, ठीक है। लाइएजेज जो है एडिशन ऑफ ग्रुप्स टू डबल बॉन्ड्स और फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय रिमूवल ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को रिमूव करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन या फिर डबल बॉन्ड का एडिशन जो है वो किस पर्टिकुलर क्लास के अंदर देखा जाता है, लाइएजेज के अंदर। आइसोमरेज, आइसोमरेजेस जो क्लास है, फिफ्थ क्लास जो है, ये क्या करती है, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स विद मॉलिक्यूल टू यील्ड आइसोमेरिक फॉर्म्स। आइसोमेरिक फॉर्म्स जो हैं, जो सिमिलर फॉर्म्स का फॉर्मेशन करने के लिए ग्रुप्स को ट्रांसफ़र कराया जाए या किसी भी तरीके से जो है आइसोमेरिक फॉर्म्स को बनाने के लिए कौन सी क्लास के अंदर पढ़ा जाता है, आइसोमरेजेस के। उसके बाद लास्ट क्लास आती है हमारी लाइगेजेस। लाइएजेस एंड लाइगेजेस में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग क्लासें हैं, दोनों का अलग अलग ही वर्किंग मैकेनिज्म है। सो लाइगेजेस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, जैसे कि कार्बन कार्बन, कार्बन सल्फर, कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन नाइट्रोजन, बॉन्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका रिमूवल देखने को मिलता है। सो लाइगेजेस में क्या होता है कि बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन कपल्ड टू क्लीवेज ऑफ एटीपी और सिमिलर कोफैक्टर्स। अब ये जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है ये किससे कपल्ड होता है, एटीपी का क्लीवेज मीन्स एटीपी का ब्रेकडाउन या फिर उसके सिमिलर जो कोफैक्टर्स हैं
उनका ब्रेक डाउन हो रहा होगा, जिसकी हेल्प से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा एंड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, जिसमें हम ये जो सारे के सारे फिनोमेना होते हैं वो पर्टिकुलरली किस क्लास के अंदर आते हैं, लाइगेजेस। सो इस तरीके से जो एंजाइम्स हैं उसकी 6 क्लास होती हैं, जिसमें फर्स्ट है ऑक्सीडो रिडक्टेज, सेकेंड क्लास है ट्रांसफरेज, उसके बाद आ जाती है हमारी हाइड्रोलेज, लाइएजेस, आइसोमरेज एंड लाइएजेस, OTHLIL, OTH लिल। इस तरीके से इसके सीक्वेंस को याद किया जा सकता है। ये जो फर्स्ट एल है ये क्या है, लाइएजेस, एंड सेकंड लास्ट वाला जो है वो क्या है, लाइगेजेस। सो इस तरीके से हो जाती हैं 6 क्लास जो है एंजाइम्स की, वो कंप्लीट। आई होप कि एंजाइम की क्लासेस को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम कुछ बात करते हैं एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे कि शुरू जब हुआ है वीडियो तो हमने शुरुआत में ही देखा था कि एंजाइम जो है वो एज अ बायो कैटलिस्ट या फिर कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। मीन्स एंजाइम क्या है, जो लिविंग सिस्टम में रिएक्शन हो रही है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का काम करता है एंजाइम। तो ये जो रेट है रिएक्शन का वो कैसे बढ़ता है, ठीक है, कैसे एक सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। सो ये सारा का सारा जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो कैसे हो रहा होता है, ठीक है। पढ़ तो हम बहुत आसानी से लेते हैं, लेकिन अगर एक नेचुरल सिस्टम में बात की जाए, नेचुरल सिस्टम में लैब्स में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो वहाँ पर अगर बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होते हैं, बट एंजाइम क्या करते हैं, इसको बहुत फास्ट करा देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि लोअर दी एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको डिक्रीज कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं। एंजाइम का जो एक्शन है वो क्या होता है, सो ये सारा का सारा कैसे करते हैं एंजाइम्स, ये आती है बात यहाँ पर। तो जब एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं तो हमारा जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है कि कोई भी एक सबस्ट्रेट है उसको हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अल्टीमेटली हमारे पास एक प्रोडक्ट मिलना चाहिए, ये होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर यदि मैं रिएक्शन की बात करूँ कि ये रिएक्शन जो है वो कैसे चल रही होती है, तो हमारे पास था एक एंजाइम, ठीक है, मीन्स सबस्ट्रेट पहले से है। अब इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, इसमें एंजाइम जो है उसको ऐड करेंगे। अब यही एंजाइम जो है वो उस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा, मीन्स बहुत जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराने का काम करेगा। जब ये एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों एक सोल्यूशन में मिले तो इसके बाद ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो सबस्ट्रेट है ये एंजाइम की हेल्प से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। सो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स ये क्या बनता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद एंजाइम जो है वो अपना काम करने के बाद अलग हो जाता है और अल्टीमेटली हमें प्रोडक्ट जो है वो मिल जाता है। सो इस तरीके से ये एक रिएक्शन जो है वो कैटलाइज्ड होती है एंजाइम की हेल्प से। अब इसमें क्या होता है कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ रहा है और एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है, और इतनी आसानी से ये पूरी रिएक्शन हो जाती है, इतनी आसानी से ये जो प्रोडक्ट है वो ये जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए क्या है, हम ग्राफ के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे ये जो रिएक्शन है वो होती है। सो यहाँ पर हमारे पास 2 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें एक तरफ हमारा एनर्जी होता है और एक तरफ होता है हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब इसमें क्या होता है कि एक रिएक्शन ऐसी होगी जहाँ पर एंजाइम क्या होगा, नहीं होगा, फिर एक रिएक्शन ऐसी कराई जाएगी जिसमें एंजाइम प्रेजेंट होगा। तो जो रेड कलर से हमें शो हो रहा है ये वो रिएक्शन है जब एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, मीन्स
रिएक्शन को कैटलाइज करने वाला कैटलिस्ट नहीं है, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के नाम से इसको हम जानते हैं। इसमें क्या हुआ कि हमारे पास सबस्ट्रेट था, ठीक है, सबस्ट्रेट जो है वो क्या हुआ, एकदम से बहुत ज़्यादा क्विक रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया बहुत तेज़ी से। लेकिन ये जो रिएक्शन होती है ये बहुत टेम्परेरी होती है और बहुत ही ज़्यादा हाईली अनस्टेबल होती है, बहुत कम टाइम के लिए होती है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है जो कि टेम्परेरी हो रही है, और ये जो इसकी स्टेट है इसको हम ट्रांजिशन स्टेट के नाम से जानते हैं। ये कैसी होती है, टेम्परेरी और हाईली अनस्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंजाइम जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है, कैटलाइज करने वाला ही नहीं है, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है। और ये जो इसकी एनर्जी होती है इसको हम बोलते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। जब एंजाइम नहीं होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, जब एंजाइम नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, हाई होगी, ठीक। फिर क्या है, लेकिन ये कैसी हाईली अनस्टेबल है, टेम्पररी है रिएक्शन, तो क्या आता है, फिर आता है हमारा कैटलिस्ट, ठीक है, जो रिएक्शन को कैटलाइज कराएगा, जिसको हम एंजाइम के नाम से जानते हैं। जैसे ही हमने रिएक्शन जो मिक्सचर है उसमें एंजाइम को ऐड किया तो क्या होगा कि ये जो एंजाइम है इसने ये जो एक्टिवेशन एनर्जी थी उसको कम कर दिया, रिएक्शन जो है उसको कैटलाइज कर दिया, ठीक। रिएक्शन को कैटलाइज किया, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हुई, तो उससे क्या होगा कि ये एक स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा यहाँ पर। सो एंजाइम क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको कम करके स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। सो इस तरीके से बोला जाता है कि एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन का जो रेट है उसको इंक्रीज कर देता है। सो ग्रीन कलर में दिख रहा है कि ये कैसी है, कि ये कैटलाइज्ड रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। अब रेड और ग्रीन को अगर कंपेयर किया जाए तो किसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, ग्रीन वाली, जब एंजाइम प्रेजेंट है, जब कैटलिस्ट प्रेजेंट है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर, और जब एंजाइम एब्सेंट होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी हाई होने से क्या होगा, अल्टीमेटली ये किस तरीके की हाईली अनस्टेबल टाइप की, टेम्परेरी टाइप की रिएक्शन होगी, जिसमें प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल फॉर्म में फॉर्म ही नहीं होगा। तो इस तरीके से इसका कोई मतलब नहीं हो जाता है। और दूसरा जो रिएक्शन है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी लो हो रही है, कैटलाइज्ड हो रही है रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ रहा है, तो इस तरीके से देखा जाता है कि एंजाइम्स जो हैं वो एज अ बायो कैटलिस्ट काम करते हैं, और कैसे ये एनर्जी जो है, रिएक्शन रेट जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। अगर यदि फिर भी कोई दिक्कत होती है, कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियोस पसंद आते हैं तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। आप पर भी जब वीडियो अपलोड हो इस पर्टिकुलर चैनल पर तो क्या होगा कि उससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, और उससे क्या है कि वीडियो जो है कॉन्सेप्ट, जो भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोज आ रही है उसको देख पाएंगे। उसके बाद आता है कि एंजाइम जो है वो मैकेनिज़्म, एंजाइम मैकेनिज़्म में कुछ हाइपोथेसिस दी साइंटिस्ट ने। तो एक जो हाइपोथेसिस है उसमें हम पढ़ते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस के बारे में। दूसरा जो हाइपोथेसिस था वो था इंड्यूस्ड फिट मॉडल के बारे में, ठीक है। तो ये जो एंजाइम मैकेनिज्म में दो हाइपोथेसिस आती हैं, जिसमें से दो में से एक हाइपोथेसिस जो है उसको हम लॉक एंड की मॉडल के नाम से जानते हैं, ठीक। और दो सेकंड वाली जो है उसको हम इंड्यूस्ड फिट मॉडल के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है इसको हम हैंड्स ऑन ग्लव्स मॉडल के नाम से भी जानते हैं, हैंड्स ऑन ग्लव्स, इससे भी जानते हैं। अब बात आती है कि ये जो हाइपोथेसिस हैं ये किस साइंटिस्ट ने दी, ठीक। तो जो लॉक एंड की मॉडल है
वो साइंटिस्ट जो है वो किस साइंटिस्ट ने दिया भाई, इसके लिए हमारे पास आ जाता है एमिल फिशर नाम के साइंटिस्ट। सो लॉक एंड की जो हाइपोथेसिस थी वो दी थी एमिल फिशर नाम के साइंटिस्ट ने, और ये जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल था या फिर जिसको हम हैंड्स ऑन ग्लव मॉडल के नाम से भी जानते हैं, ये दिया था हॉशलैंड ने। ठीक, अब ये तो हो गई बात कि ये किस साइंटिस्ट ने दी हाइपोथेसिस। तो जो लॉक एंड की जो हाइपोथेसिस है, इसमें क्या होता है कि जो एंजाइम है जिस पे के पास एक्टिव साइड होती है उसकी एक स्पेशल शेप होती है, ठीक है, अपने सबस्ट्रेट के लिए, और सबस्ट्रेट जो है उसकी शेप भी एक्टिव साइड की जो शेप है उसके स्पेसिफिक होती है। जिस तरीके से एक लॉक होता है उसकी एक मास्टर की होती है, उसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, ठीक है, लॉक के अकॉर्डिंग की शेप होती है, लेकिन डुप्लीकेट की बनवा सकते हैं, लेकिन जो उसकी मास्टर की होती है वो उसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है। सो ये जो लॉक एंड की हाइपोथेसिस है उसमें क्या होता है, वन एंजाइम फॉर वन सबस्ट्रेट, ठीक है, एक एंजाइम जो है वो एक सबस्ट्रेट के लिए होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर में कि ये जो एंजाइम है जिसके पास एक्टिव साइड है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है। अब ये जो स्पेसिफिक शेप है, इसी स्पेसिफिक शेप का सबस्ट्रेट होगा जो कि इसमें आके फिट होगा। फिट होने के बाद ये क्या करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। लॉक एंड की मैकेनिज्म जो है इस तरीके से। सो इसमें हम जो लॉक है उसको एज अ एंजाइम कंसीडर करते हैं एंड की जो है उसको एज अ सबस्ट्रेट। जब की लॉक के अंदर फिट होती है तो ये क्या बन जाता है, लॉक एंड की कॉम्प्लेक्स। उसी तरीके से जब एंजाइम की जो एक्टिव साइड है उस पर आकर सबस्ट्रेट फिट हो जाता है तो ये बन जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड देन ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। सो इस तरीके से ये फर्स्ट हाइपोथेसिस था, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, जो कि एमिल फिशर ने दिया था। लेकिन ये जो हाइपोथेसिस है ये वाइडली एक्सेप्टेड नहीं हुआ, फेल हुआ। क्यों? क्योंकि एक जो एंजाइम है वो पर्टिकुलरली एक सबस्ट्रेट के लिए काम करेगा, स्पेसिफिक शेप होंगी। एंजाइम जो है इस हाइपोथेसिस में अपनी शेप जो है या फिर अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, ये जो हाइपोथेसिस था लॉक एंड की हाइपोथेसिस जो है वो फेल हो गया। उसके बाद आया इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल या फिर हैंड्स ऑन ग्लव्स मॉडल भी बोलते हैं। सो इसमें क्या होता है कि जो एंजाइम है वो अपनी शेप को सबस्ट्रेट की शेप के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है, ठीक है, इंड्यूस कर लेता है अपना फिट जो है उसको अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि एंजाइम जो है वो चेंज करता है अपनी शेप सबस्ट्रेट की बाइंडिंग के अकॉर्डिंग, और इसी वजह से ये क्या हुआ, वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल हुआ। ठीक, अब क्या होता है इसमें, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम देखें तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है जिसमें ये क्या है, हमारा एंजाइम, ठीक है, एंजाइम की शेप देखो इस तरीके से है। ठीक, उसमें सबस्ट्रेट एंटर्स एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम। अब ये जो एक्टिव साइड है एंजाइम की, यहाँ पर आकर सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड करेगा। ठीक, एंजाइम चेंजेस शेप स्लाइटली एज सबस्ट्रेट बाइंड। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट की जो शेप है एंजाइम में, जो बाइंडिंग साइड है, एक्टिव साइड की जो शेप है वो सबस्ट्रेट की शेप से थोड़ी सी वेरी कर रही है, लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट इस पर आकर बाइंड होगा तो ये क्या करेगा, एंजाइम जो है सबस्ट्रेट की शेप के अकॉर्डिंग अपनी शेप को थोड़ा बहुत जितना भी चेंज करना होगा वो चेंज कर लेता है, और उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाता है। सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, और उसके बाद क्या होता है, जब बाइंडिंग हो जाती है अच्छे से तो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट। सो ये जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल था उसमें क्या है, एंजाइम जो है वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है, थोड़ा बहुत जितनी ज़रूरत होती है चेंज की उतना चेंज कर लेता है, और
प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन लॉक एंड की मॉडल जो है उसमें ऐसा नहीं होता। स्पेसिफिक शेप का अगर सबस्ट्रेट आएगा तो बाइंडिंग होगी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई इसी इंतज़ार में बैठे रहें कि स्पेसिफिक शेप का सबस्ट्रेट आएगा, बाइंडिंग होगी, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सो उस बेसिस पर क्या हुआ कि लॉक एंड की हाइपोथेसिस जो है वो फेल हो गया। उसके बाद इंड्यूस्ड फिट मॉडल आया जिसमें एंजाइम जो है वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है, इसीलिए ये वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल हुआ एंड इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। सो इस तरीके से ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी एंजाइम की। आई होप कि अभी तक जितना हमने एंजाइम का कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो सारी की सारी चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी, समझ में आई। हाँ, मैं थोड़ा भूल गई कि वीडियो एंड करने से पहले हमें क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व करना था। सो ये क्वेश्चन है जो कि 2017 में पूछा गया है। अब जो सबसे फर्स्ट स्लाइड थी एंजाइम की जिसमें हमने होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम, को फैक्टर, इससे ये जितने भी टर्मिनोलॉजी थी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर हमसे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। सो ये क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, उससे क्या होगा कि थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है हमारा वो इन्हेंस होगा और इससे ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन का फॉर्मेशन, क्वेश्चन का जो लेबल है वो किस तरीके का होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमसे पूछा क्या है, करेक्ट, इनकरेक्ट, राइट, रॉन्ग। सो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें से विद रेफरेंस टू एंजाइम, एंजाइम से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उन स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हमें निकालना है। अब यहाँ पर हमें दिया है एपो एंजाइम, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो एपो एंजाइम है वो क्या होता है, ये होलो एंजाइम होता है प्लस को एंजाइम होता है। इस तरीके का तो हमने नहीं देखा था। हमने क्या पढ़ा था कि होलो एंजाइम जो है वो 2 पार्ट से मिलकर बना है, जिसमें एपो एंजाइम होता है प्रोटीन पार्ट प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, जिसको हम कोएंजाइम, कोफैक्टर के नाम से जान रहे थे और नॉन प्रोटीन पार्ट के नाम से भी जान रहे थे। ये स्टेटमेंट जो है वो था एकदम करेक्ट, ठीक है। इस तरीके की चीज़ हमने पढ़ी है। लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि एपो एंजाइम जो कि होता है होलो एंजाइम प्लस कोएंजाइम, इस तरीके का स्टेटमेंट तो हमने कोई नहीं पढ़ा और ना ही कुछ ऐसा होता है। सो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं हुआ। उसके बाद सेकंड जो स्टेटमेंट है उसमें हमसे बोल रहा है कि होलोजाइम जो है वो मिलकर बना हुआ होता है एपो एंजाइम, ठीक है, यहाँ पर कि ये प्रोटीन पार्ट होता है और प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट जो है उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो उसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक है तो उसको कोएंजाइम, इनऑर्गेनिक है तो उसको कोफैक्टर के नाम से जानते हैं। सो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है अभी तक में कि होलो एंजाइम जो है वो एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम से मिलकर बना हुआ होता है। अभी हम राइट स्टेटमेंट पर एकदम ठप्पा नहीं लगाते हैं, अभी देख लेते हैं कि अदर स्टेटमेंट जो है उसमें हमसे क्या बोला है। यहाँ पर बोल रहा है कि कोएंजाइम जो है वो एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम होता है। जी नहीं, इस तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं होता। अब बात की गई है फोर्थ स्टेटमेंट में होलो एंजाइम से, ठीक है। तो होलो एंजाइम जो है वो कोएंजाइम प्लस कोफैक्टर। अब होलो एंजाइम पर ध्यान लगाना है, दिमाग के घोड़े दौड़ाने कि इसमें एक प्रोटीन पार्ट होगा और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो 2 पार्ट दिए गए ये दोनों के दोनों कैसे हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट है। प्रोटीन पार्ट तो इसमें कुछ है ही नहीं। सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ये स्टेटमेंट हो जाता है हमारा गलत। और करेक्ट स्टेटमेंट जो बचता है हमारे पास वो क्या बचता है, दैट इज़ द सेकंड स्टेटमेंट कि होलो एंजाइम जो है वो एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम मीन्स प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। आई होप कि ये क्वेश्चन जो है इसका कॉन्सेप्ट किस तरीके से है वो चीज़ समझ में आई होगी। सो अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। नाउ वीडियो को देखते रहें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और कंटिन्यू बेसिस पर स्टडी करें क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम बच नहीं गया है एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।